हिमाचल में 33 लाख किलो जंगली भांग उगती है हर साल। 33 लाख किलो। बिल्कुल। भांग, कैनबिस, चरस, हेम्प, ये डिफरेंट चीजें क्या है? प्लांट को कैनबिस बोलते हैं। जो इसके ऊपर यहाँ से ना ये वाली जगह से फूल निकलेगा उसको गांजा बोलते हैं। तो वो क्रिस्टल्स और ये जो एक्सट्रैक्ट निकला उसको जब मल के निकाला जाता है तो उसको चरस बोला जाता है। सरकार के पास पैसे नहीं है, भांग की कल्टीवेशन से पैसे पूसे आ जाएंगे? भांग की कल्टीवेशन से पैसे तो आ जाएंगे, सरकार चलाने लायक आते हैं कि नहीं आते ये सरकार को पता है। हेम्प से हिमाचल में जॉब क्रिएशन कैसे हो सकती है? आयुर्वेदा और फूड इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। फाइबर निकालने के लिए रेटिंग का एक प्रोसेस यूज होता है, उसमें रनिंग वाटर लगता है। तो आप बहुत अच्छी एक फाइबर से फैब्रिक की इंडस्ट्री भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। इट्स हेम्प जो आपकी कंपनी है वो ऑपरेट कैसे करती है? इट्स हेम्प इज द Amazon फॉर कैनबिस इन इंडिया। सेल्स कितनी है? ऑन एन एवरेज 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ। उत्तराखंड में भी कोई फार्म है जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो? तो उत्तराखंड में हम लोगों का एक इंडस्ट्रियल हेम्प का फार्म है देहरादून के पास, 10 एकड़ का फार्म है। अगर आप देखो तो राजस्थान में भांग के ठेके हैं। भांग के ठेके? जी। पीरियड पेन के ऊपर भी हेम्प से रिलीफ मिलती है? क्लिनिकल ट्रायल के साथ बता रहा हूँ मैं आपको पता है मैंने 2 नंबर बंद किए अपने पर्सनल। फोन आया रात को 4 बजे। अच्छा। भैया बैंगलोर में गांजा डिलीवर करते हो आप? क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला भाई कौन क्यों? द हिमाचली पॉडकास्ट। आज हमारे साथ शर्मा जी का वो बेटा जो कि पूरे इंडिया को भांग बेचता है। आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। आज के हमारे गेस्ट सृजन शर्मा जो कि फाउंडर हैं itshemp.in के। अब itshemp.in क्या है? ये एक मार्केट प्लेस है हेम्प से बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए। मार्केट प्लेस जिनको नहीं पता, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये जो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारी ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट्स बेचती हैं और हम जैसे जो बायर्स हैं वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो ये itshemp.in हेम्प से बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट प्लेस है। आसान शब्दों में कहें तो itshemp.in हेम्प से बने हुए प्रोडक्ट्स का Amazon है। डोंट वरी, हेम्प से बने हुए प्रोडक्ट्स इंडिया में लीगल हैं। इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि itshemp.in काम कैसे करता है और हिमाचल प्रदेश में जो भांग की कल्टीवेशन को लीगलाइज करने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है, वो कदम क्या सही है या गलत है और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं उसके थ्रू लग सकती हैं और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय शंकर महाराज। हर हर महादेव। ये जो पर्सन आज मेरे सामने बैठे हैं इनका नाम है सृजन शर्मा और ये अपनी रोजी रोटी के लिए भांग बेचते हैं। आपने बहुत सही सुना, भांग बेचते हैं। सृजन भाई भांग ही बेचते हो ना? हाँ, बनाता भी है यार भांग से, रोटी भी बनती है, सब्जी भी बनती है। ये बहुत कुछ करते हैं। और एक बात बताओ, सब जगह आपको ऐसे ही बुलाया जाता होगा ना कि भांग बेचता है, ऐसा क्यों? तो इसकी स्टोरी बहुत ही पर्सनल लेवल पे है। तो जिस टाइम मैंने ये कंपनी शुरू की थी तो मम्मी पापा को ना बहुत मुश्किल होती है समझाने में कि आप क्या कर रहा है आपका बेटा। तो इससे पहले मैं कंसल्टेंट था, फ्रीलांस काम करता था, उससे पहले मैं मार्केटिंग में था। तो बहुत सारी जार्गन है ना हम लोगों की जनरेशन के साथ, तो मम्मी पापा को समझ नहीं आता था कि क्या बोलना है। तो जब मैंने ये सब स्टार्ट किया तो कंफर्टेबल तो थे वो लोग कि अच्छा ठीक है कर रहे हैं, क्योंकि समझ गए थे। और फिर एक दिन घर के पास कोई पार्टी थी, पार्टी में हम लोग बैठे हैं, मम्मा ऐसे बहुत सारी अपनी दोस्तों के साथ खड़ी हैं और आंटी किसी ने पूछ लिया कि अच्छा क्या करते हो, क्या करता है लड़का, क्या कर रहा है लड़का आजकल। तो मम्मी कहते पता नहीं यार, कुछ भांग वांग बेचता रहता है ऑनलाइन। तो अब हुआ ये कि वो भांग वांग बेचता रहता है ऑनलाइन के चक्कर में इतनी आंटियों ने मेरे से उस दिन बात की। हाँ। मेरा सामान बिका यार उस दिन, मतलब पहले रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर। अच्छा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार दिस इज इट, मतलब टैबू पे खेलते हैं ना। अगर इन अ ग्रुप ऑफ ऐसे आंटीज जो हिमाचल में है, Right. अगर ये लाइन बोल के कि अच्छा भांग बेच रहा है, हाँ. तो मैं एक्चुअली लोगों को दवाई बेच पा रहा हूँ या सस्टेनेबल चीजें बेच पा रहा हूँ, तो why don't I use it for the entire world? तो that is how this started. एंड उसके बाद वो ऐसे ही पिकअप हुआ कि जहां जाते हैं वहां लोग ये बोलते हैं कि ये आदमी भांग बेचता है। भांग बेचता है। और मैं बेचता हूँ बोला है। मैं तो बेचता अब वो हूँ। कैसे बेचते हैं, क्या प्रोसेस है, पॉडकास्ट देखिए, अब आपको समझ में आएगा। अब बताएंगे सृजन भाई, हमें भी जानना है। सबसे बेसिक सवाल मेरा पहले तो, ये भांग, कैनबिस, चरस, हेम्प, ये सब क्या है? ये डिफरेंट चीजें क्या है? बट इसके लिए ना मैं विजुअल प्रॉप लाया था आज, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया ना इस क्वेश्चन से। हाँ, ये आपने रखा है। विजुअल प्रॉप हम लोग यूज करेंगे। हमने इसे थोड़ा सा, ये बाहर ही मिलता है सोलन में।
हाँ मतलब आते टाइम आप निकाल के लेकर आगे थे। हम लोग कुछ कंज्यूम नहीं करते भाई, मैं तो नहीं करता स्पेसिफिकली। मैं भी नहीं करता हूँ। तो मतलब नशा तो नहीं कंज्यूम करना चाहिए, दैट इज नॉट Right. कूल। तो प्लांट को कैनबिस बोलते हैं Okay. या प्लांट को भांग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम है। जो इसके ऊपर यहाँ से ना ये वाली जगह से फूल निकलेगा, Okay. तो वो जो फूल है उसको गांजा बोलते हैं। लीगली इंडिया में उसको गांजा बोला जाता है। Okay. उस फूल में अगर कुछ ऐसे आपको चमकते हुए ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, वो एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें से जो निकल रहा होता है। और कई बार बहुत सारे लोग पत्ती को मल के भी वो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, क्योंकि पत्ती के ऊपर भी जब पौधे मैच्योर हो जाते हैं तो वो सेम क्रिस्टल्स जैसे फील होते हैं। तो वो क्रिस्टल्स और ये जो एक्सट्रैक्ट निकला उसको जब मल के निकाला जाता है तो उसको चरस बोला जाता है। मैरिजुआना इज अ टर्म जो यूएस वगैरह में यूज होती है सेम पौधे को बताने के लिए, जब उसको नशे की तरह यूज कर रहे हैं। अच्छा। और हेम्प एक टर्म में यूज होती है सेम पौधे को बताने के लिए, जब उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज किया जा रहा है या इंडस्ट्रियल यूज के लिए उगाया जा रहा है। Okay. तो जब आप हेम्प बोलते हो तो आप बताते हो कि 0.3% से नीचे THC करके एक कंपाउंड होता है उसके अंदर, जिससे नशा होता है प्राइमरीली। टेट्राहाइड्रोकैनाबिडोल कहते हैं उसको। तो THC 0.3 से नीचे होता है तो उसको 0.3 या 0.2? 0.3। Okay. अलग अलग एरियाज में अलग अलग, देयर इज नो ऐसे मतलब रिसर्च बैकिंग की 0.3 या 0.2 ये क्यों है, क्योंकि होता तो 1% से भी कुछ नहीं है और 5% से भी कुछ नहीं है, बट स्टिल तो जब उसको क्लासिफिकेशन दे दी 0.3 से नीचे, उसकी जो ये स्टेम होती है अंदर से वो थिक होती है, और उस स्टेम को हम लोग यूज करते हैं फाइबर निकालने के लिए और ये सब के लिए, और सीड्स यूज करते हैं। Okay. तो उसको हम फाइबर क्रॉप या मतलब सीड क्रॉप बोल देते हैं, या उसको इंडस्ट्रियल क्रॉप बोल देते हैं। सेम प्लांट को जब इस तरह से ब्रीड किया जाता है कि उसमें से वो नशे वाले जो पार्ट्स हैं वो ज्यादा आए, तो हम लोग उसको मैरिजुआना बोल देते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, इसके ऊपर कोई एक फ्लावर निकलेगा, उसको गांजा बोल देंगे, उसको गांजा इंडिया में। बोलेंगे इंडिया में। उसके ऊपर और क्या बताया आपने दूसरा? और इससे अगर कोई एक्सट्रैक्ट निकलता है उस फ्लावर से या पूरे प्लांट से, Okay. आइडियली अगर मतलब मल के या किसी भी तरीके से जैसे लोग निकालते हैं, उसको चरस बोल देते हैं। ठीक है। उसी चरस से हैश भी बनती है, हैश ऑयल भी बनता है, सब उसी से बनता है। ठीक है। इट इज जस्ट दैट। बाकी जो सारा प्लांट है, ये भांग का पौधा, ठीक है। ये बाकी सारा, ये पत्ती, लीफ, स्टॉक, ये सब इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होता है। आप जो यूज कर रहे हो इसको, वो किस तरह से यूज कर रहे हो? तो हम लोग के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो जनरली सीड से बनते हैं, हेम्प सीड। हेम्प सीड से बनते हैं या इस पत्ती से बनते हैं। और वो सीड ये जो पत्ती सीड है, कहाँ होता है वो? सीड बाद में निकलता है, अभी तो पौधा बहुत छोटा है। ठीक तो है। सीड तब निकलता है जब पौधा पूरा मैच्योर हो जाता है। उसके अंदर कोई वो साइको? सीड हैज जीरो साइकोएक्टिव एलिमेंट्स इन इट। सीड में ना CBD है ना THC, कुछ नहीं है। सीड आपका वैसे जैसे आपका वाटरमेलन का सीड हो गया, सनफ्लावर का सीड हो गया, वैसे हेम्प का भी सीड है। कोई उसमें उससे नशा नहीं है। साइको एक्टिव कोई बिल्कुल वो नहीं कुछ होते? नहीं। तो आप हेम्प सीड को यूज करके फिर खाने की चीजें बनाते प्रोडक्ट्स बनाते हो अपने? हैं। ओके। ये जो पत्ती है, ये पत्ती भी इंडिया में लीगल होती है। ये दिस हाँ, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, बट ये पत्ती भी इंडिया में लीगल होती है। इससे हम लोग ना एक्सट्रैक्ट करके दवाइयां बनाते हैं। तो उसमें हेम्प प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है और बहुत सारी और आयुर्वेदिक चीजें डलती हैं वो दवाइयों को बनने के लिए। THC और कैनाबिनॉइड्स दोनों का डिफरेंस बताओ ना। इस प्लांट में 113 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो साइकोएक्टिव है, जिनके साथ हमारी बॉडी इंटरैक्ट करती है। हमारी बॉडी में भी रिसेप्टर होता है ना? जी, हमारी बॉडी भी जैसे कि ये प्लांट कंपाउंड्स बनाता है, वैसे सिमिलर कंपाउंड्स हमारी बॉडी में बनते हैं। उसको कैनाबिनॉइड सिस्टम बनाता है। हमारी बॉडी में एक एंडोकैनाबिनॉइड, एंडो मतलब इनसाइड और कैनाबिनॉइड माने कैनाबिनॉइड, तो कैनाबिनॉइड ही कंपाउंड हो गए। हमारी बॉडी कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड जनरेट करती है जो इस पौधे में भी जनरेट होते हैं। मैं कुछ एक डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, तो उसमें बताया गया कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी कैनाबिनॉइड्स का रिसेप्टर होता है, और उसी वजह से जो है एक बहुत बड़ी जो होप जगी है कि ये प्लांट जो है पेन रिलीफ में और बहुत सारी मेडिसिनल यूज में आ सकता है। बिल्कुल ऐसा है जी। तो हमारी बॉडी एक सिस्टम यूज करती है कॉल्ड एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। हमारे अंदर ही हैं वो सारे कंपाउंड्स। उसी तरह से वो सिमिलर कंपाउंड्स इस पौधे में भी होते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो पौधा है, दिस हैज ग्रोन विद अस इन ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब 10,000 साल से ज्यादा से इस पौधे को यूज किया जा रहा है ह्यूमंस के साथ। तो ये पौधा एक तरह से हम लोगों के साथ ही बड़ा हुआ है और हमारे साथ ही इसकी स्पीशीज बनी है। और जैसे हम ऐसे बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पौधे बड़े होते जा रहे हैं। ओके। तो पर ये जो पौधा है, इसको यहाँ रख देते हैं वापस। यार इसकी तो इसकी स्मेल ही कुछ अलग है। बिल्कुल। तो इस प्लांट की यूटिलिटी सिर्फ इतनी सी नहीं कि इससे दवाई बन सकती है, खाने की चीजें बन सकती है, इससे बहुत कुछ बनता है। जैसे कि इससे कपड़े बनते हैं, इससे फाइबर, इसके जो फाइबर है उससे पेपर बनता है, प्लास्टिक बनता है, आप ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बना सकते हो इससे। देयर आर 35,000 प्लस यूजेस जो इस एक प्लांट के हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। पहले बात कर लेते हैं कि
इंडिया में भांग की लीगलाइजेशन का क्या स्टेटस है? तो पहले तो मुझको बहुत ही अच्छा लगा कि आप यूज कर रहे हैं भांग एज अ टर्म टू डिस्क्राइब द प्लांट, क्योंकि सबसे ऑल इनकम्पसिंग टर्म इंडिया के लिए भांग ही है। Right. पर इंडिया की जो कैनबिस के साथ ऐसे कॉन्वोलेटेड सी कंफ्यूजिंग सी हिस्ट्री है ना, इसको जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा अबाउट 100-150 साल पीछे जाना पड़ेगा अक्रॉस द ग्लोब, यूएसए और मेक्सिको का ड्रामा समझने के लिए। ले चलो। तो लेट 1800s में यूएसए में एक नया मटेरियल डेवलप हुआ था जो स्पैंडेक्स या नायलॉन जानते हैं, अब नायलॉन डेवलप हुआ था लेट 1800s में। Okay. नायलॉन जो ओन करते थे वो लोग यूएसए के टॉप 3 न्यूज़पेपर भी ओन करते थे। अच्छा। वो 3 बड़े मीडिया हाउसेज हो गए उनके पास, एंड उन्होंने नायलॉन में खूब सारे इन्वेस्ट किया था। उस टाइम पे नायलॉन की जगह प्राइमरी जो मटेरियल यूज होता था हेम्प होता था और कॉटन होता था, ठीक है। एंड दे रियलाइज्ड कि अगर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को स्ट्रैटेजिकली चेंज करनी पड़ेगी पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द प्लांट। Okay. अब यूएस के लोग, अगर आपने अभी भी देखा है ट्रम्प के साथ, बहुत ही ऐसे वो होते हैं कि हम अपने ही लोग हैं और दूसरे लोग होते हैं। और लेट 1800s में बहुत ज्यादा मेक्सिको की इन्फ्लुएंस वो भी आ रही थी, इमिग्रेशन हो रही थी टुवर्ड्स यूएस, ठीक है। तो ये जो मीडिया हाउसेज इन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली अपने नायलॉन के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जो हेम्प की इंडस्ट्री है उसको ग्रेजुअली खत्म करने की कोशिश करने के लिए ये कॉन्सेप्ट उठाया कि कैनबिस जो है, उसका नाम कैनबिस ही होता था उस टाइम पे, उसको कैनबिस हेम्प इन नामों से जाना जाता था। इसको एक नया नाम दिया मैरिजुआना। Okay. ठीक है, मैरिजुआना नाम क्यों दिया? क्योंकि देयर इज अ वेरी डिफरेंट प्लांट जो सिर्फ मेक्सिको में उगता है, Okay. जिसका नाम इज वेरी सिमिलर टू मैरिजुआना, ठीक है। एंड इट इज अ फूल, नॉर्मल फूल है वो, ठीक है। बट क्योंकि यूएसए के लोगों को मैक्सिकन पसंद नहीं थे कि वो आ रहे हैं, तो उन्होंने वो एक नया नाम दिया इस प्लांट को और बोला कि ये तो मैक्सिकन लेके आ रहे हैं, ये तो यूएसए की हिस्ट्री में था ही नहीं। एंड दैट इज व्हेन दे स्टार्टेड मूविंग इट फ्रॉम कि अच्छा ये प्लांट एक इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज हो रहा है, टू कि ये तो नशा है जो दूसरे लोग हमारे देश में लेके आके हमारा देश खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें नायलॉन बेचना है भाई, हम लोगों को नहीं बेचना है सस्टेनेबल फैब्रिक। Okay. ठीक है। लेट 1800s में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर आई थी, वर्ल्ड वॉर के टाइम तक इन्होंने काफी ज्यादा क्रिमिनलाइज कर दिया था अपनी मीडिया प्रेजेंस और क्लाउड के साथ कि कैनबिस को क्रिमिनलाइज करते हैं और नहीं यूज करने देंगे कैनबिस को हम लोगों को। Okay. बट अब यूएस जब वर्ल्ड वॉर आई थी तो कैनबिस यूजफुल तो था, मतलब एज अ प्लांट। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनको कपड़ा भी खूब सारा चाहिए था, इनको जल्दी भी चाहिए था और इनको फूड के लिए हेम्प सीड्स भी चाहिए थे क्योंकि हेम्प सीड्स आर न्यूट्रिशनल पावर हाउस। अच्छा। तो देयर इज अ डिक्री जहां पे मैंडेट किया गया था यूएसए के हर फार्मर को कि एटलीस्ट एक क्रॉप कैनबिस की उगानी मैंडेटरी है आपको। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान? वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में ही हुआ है ये। Okay. वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ, मैंडेटरी क्रॉप्स उगाई उन्होंने 3-4-5 साल के लिए। वो सारी क्रॉप सरकार खरीदती थी, उसका फाइबर यूज करके कपड़े बनते थे, वो जाते थे यूरोप, लड़ाई में यूज होते थे सारे। सिमिलरली जो उसका जो सीड्स हैं उनको फाइबर रिच सोर्स और प्रोटीन रिच सोर्स की तरह यूज किया जाता था और वो भी भेजे जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे सारे। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, डिक्री आ गई कि दोबारा से बैन कर दो, नहीं उगा सकते। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, सेम चीज रिपीट की गई, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर्चुनेटली दोबारा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, तो इन्होंने अब इसको प्रॉपर नाम दे दिया एज वॉर ऑन ड्रग्स, ठीक है, विच इज टेक्निकली अ वॉर ऑन सस्टेनेबल टेक्सटाइल। तो मेरा एक हल्का सा क्वेश्चन इसमें ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम ये चीज़ हो रही थी तो नायलॉन सस्ता होता है, राइट? और ये सस्टेनेबल तो है बट ये इसकी कॉस्ट भी हाई रहती है। अब हाई हो गई ना क्योंकि प्रोडक्शन खत्म हो गई। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा नायलॉन आसान था बनाने में, क्योंकि अब देखो ना पैसा कैसे, कैपिटलिज्म कैसे काम करता है। आपके पास एक बहुत अमीर चीज है, आप दूसरी बहुत अमीर चीज बनाना चाहते हो क्योंकि आपके पास एक तीसरी बहुत अमीर चीज है जिससे वो फ्री प्रोडक्ट आ रहा है। नायलॉन इज टेक्निकली पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट, प्लास्टिक इज अ पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट। हम लोग को और कुछ था नहीं, पेट्रोल आ रहा है, अंदर चल रहा है, उसका बाय प्रोडक्ट से नायलॉन बनता है। नायलॉन सस्ता बन जाएगा, फैक्ट्री लगाएंगे, नायलॉन के कपड़े बेचेंगे। दैट वाज द लॉजिक। कैपिटलिज्म के हिसाब से बहुत कूल आइडिया है, मतलब इट आल्सो मेक्स लॉजिकल सेंस। अगर आप और मैं कंपनी चला रहे होंगे और हमारे पास फ्री रिसोर्स पड़ा है तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो अब क्या हुआ कि अब यूएसए ने ओवर दिस 20-30-40 साल का पीरियड एक पर्सोना बना लिया कि कैनबिस इलीगल है। आप जो कह रहे हो कैंपेन का चला वॉर ऑन ड्रग्स, राइट? कुछ तो चीजें हुई होंगी जिनको उन्होंने फिर आगे हाईलाइट करके किया होगा। तो मैंने आपको बताया ना, क्योंकि दे ओन अ लॉट ऑफ मीडिया अगेन, बट मीडिया को भी कुछ तो हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी ना, कुछ दिखाना पड़ेगा ना। जब आप ये बोल देते हो कि अच्छा ये तो एक फॉरेन प्लांट है जो हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं है, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा अनाज जो है इंडिया में जो है वो इंडिया का नहीं था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बाहर से आई होंगी।
राइट? तो वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, फिर भी हम ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि कैपिटलिज्म वाले सेगमेंट में इमेंस फायदा हो रहा था उन लोगों को नायलॉन के बिजनेस से। देखो कैनबिस सिर्फ नायलॉन नहीं इफेक्ट करता है, कैनबिस फार्मा भी इफेक्ट करता है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 1940s 1950s इज वेयर द मॉडर्न मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री स्टार्ट्स मशरूमिंग। तो दे हैड अ बिग रीजन टू क्रिमिनलाइज द प्लांट एंड इसकी एग्जिस्टेंस को हटाना था इन्होंने, ठीक। दूसरी तरफ से हम लोग यूटिलिटेरियन तरीके से मेडिसिन भी चेंज कर रहे हैं, नेचुरल मेडिसिन से एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, और एक तरफ से हम लोग नेचुरल फाइबर से प्लास्टिक बेस्ड फाइबर की तरफ, फैब्रिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे निक्सन गवर्नमेंट थी, आई डोंट रिमेम्बर किसकी गवर्नमेंट थी, बट दे डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन ड्रग्स, जिसमें उन्होंने स्केड्यूल E1 एक सेगमेंट बनाया जिसमें निकोटीन, कोकेन, हीरोइन, मेथ ये सब कुछ डाला। ये इंटरेस्टिंगली जितनी सारी ड्रग्स हैं अपार्ट फ्रॉम कैनबिस उस सेक्शन में आर ऑल सिंथेटिक ड्रग्स, एंड प्रोग्रेसिवली शुरू कर दिया कि इसको हटाना है। यूएस अमीर भी बहुत है और यूएन के बनने के बाद यूएस की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, तो यूएस का जो वॉर ऑन ड्रग्स था वो उसने थोप दिया बाकी सारी दुनिया कंट्रीज पर कि आप भी करो, आपको पैसा नहीं देंगे हम लोग चीजें करने के लिए अगर आप ये नहीं करोगे तो, ठीक है। एंड इंडिया ओरिजिनली रिजेक्टेड दिस आइडिया। आई थिंक 61 के आसपास इंडिया को फोर्स किया जा रहा था कि आप करो। इंडिया रिजेक्टेड कि हम नहीं कर सकते, इंडिया में तो फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। इंडिया में अगर आप देखो तो 1950 से पहले दारू की कंजम्पशन बहुत कम होती थी, कैनबिस की कंजम्पशन ज्यादा होती थी, रिक्रिएशनल यूजेस के लिए भी और बाकी सारी चीजों के लिए भी। बाकी सारी चीजें मतलब जो रिलीजियस यूज है, जो मेडिकल यूज है, इंडिया में जिस तरह की जूट इंडस्ट्री है अभी जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के साथ है, वैसे ही कैनबिस की भी एक इंडस्ट्री होती थी। अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कल्टीवेट इट। हिमाचल में तो अभी भी फुल्ले वगैरह और कपड़े वगैरह बनते हैं भांग से, तो दैट वाज अ मोर प्रेवलेंट इंडस्ट्री उस टाइम पे। तो इंडिया रिजेक्टेड दी फर्स्ट, मतलब जो पहली बार उस पे फोर्स डाला गया था इंडिया पे कि आप करो, तो दे सेड कि नहीं हो पाएगा, हमारे पास तो इस प्लांट के बहुत सारे यूजेस है, वी रियली कांट डू अवे विद द प्लांट। बट 71 के आसपास तक आते आते इंडिया रियली नीडेड मनी फ्रॉम IMF, एंड IMF वाज कंट्रोल्ड बाय वर्ल्ड बैंक, जो जिसका प्राइमरी डोनर वाज USA। तो 71 में एक मैंडेटरी डील साइन हुई थी कि 15 साल के अंदर अंदर आपको सिस्टमैटिकली इसको क्लासिफाई करना है एज अ ड्रग, एंड यू हैव टू क्रिएट दिस वॉर ऑन ड्रग्स वाला सिचुएशन इंडिया में भी, क्रिएट अ डॉक्यूमेंटेशन जिसके बेसिस पे आप उसको बैन कर सकते हो। एंड वो अगले 15 साल में भी इंडिया ने कुछ नहीं किया। अच्छा। 1985 में बैन हुआ है। 1983 1984 के आसपास इंडिया ने एक कमेटी बिठाई थी जिसमें कुछ डॉक्टर डाल के उन्होंने बनाया कि अच्छा ये पॉलिसी है, ये हम लोगों ने लोग चेक किए, इनके बेसिस पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कैनबिस इज अ हार्ड ड्रग एंड शुड नॉट बी अवेलेबल टू पीपल, एंड वी बैन इट। इट इज नॉट अ वेरी वेल रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट। इफ यू कम अक्रॉस द डॉक्यूमेंट, इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर आप देखोगे जाके तो आपको पता चलेगा, खुद नॉर्मल इंसान को पढ़ के पता चल सकता है। इट इज नॉट अ वेरी वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट। भेजना, मैं भेज दूंगा आपको। तो अब इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बन गई। 1985 में इंडिया ने कैनबिस को नेशनल लेवल पे बोल दिया कि बैंड है। बट राजीव गांधी गवर्नमेंट होगी, राजीव गांधी गवर्नमेंट उस टाइम पे। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि इंडिया बहुत चालू थे यार, राजीव गांधी गवर्नमेंट वाले लोग भी, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि वो लोग चालू थे, क्योंकि दे क्रिएटेड एन epic loophole which makes India की cannabis policy till late the most open policy there is in the world। मतलब जर्मनी को हटा दो, अब तो नए नए आ गए हैं, उन्होंने तो पूरा ही, और थाईलैंड भी, क्योंकि उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो इंडिया ने क्या किया 1985 में, इंडिया सेड कि आपकी है वॉर ऑन ड्रग्स। ड्रग्स तो कैनबिस में सिर्फ फ्लावर और वो जो रेजन वाला पार्ट है उससे बनता है ना, बाकी सारे प्लांट में तो ड्रग नहीं है। वेरी 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 स्मार्ट मूव, ठीक है। तो देर लाइक हम एक काम करते हैं ना, पूरा पौधा क्यों इलीगल करना है? हमारे पौधे का तो रिलीजियस यूज भी है, इंडस्ट्रियल यूज भी है, मेडिकल यूज भी है, खाने में भी यूज होता है, इतनी सारी चीजें बनती हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये जो ऊपर से आप बड है, फ्लावर जो होता है कैनबिस का, इसको इलीगल कर देते हैं, ठीक है। इससे इसमें जो ये आप रेजन वेजन कह रहे हो आप, जिससे नशे होते हैं, इसको भी हम इलीगल कर देते हैं। नहीं कह रहे हो क्या, मतलब होते होंगे उससे ऑब्वियसली, क्योंकि उसके ऊपर तो इतना, तो उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है। बट दिस इज हाउ दे स्ट्रक्चर्ड इट, क्योंकि देवर लाइक कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसी को ड्रग मान सकते हैं हम लोग, बाकी में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं है तो हम ड्रग नहीं मानेंगे उसको। तो दे क्रिमिनलाइज्ड ऑन अ नेशनल लेवल द फ्लावर ऑफ द प्लांट एंड द रेजन फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। दो चीजें, द लीव्स, द सीड्स, द स्टेम, द स्टॉक, एवरीथिंग एल्स इज लीगल, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने एक स्मार्ट और चीज की, देयर लाइक नेशनल लेवल पे हम पॉलिसी नहीं डिक्टेट कर सकते इस प्लांट को उगाने की, क्योंकि दैट विल हर्ट आवर रिलेशंस विद द UN एंड द USA। Okay. तो हम क्या करते हैं,
हम हर इंडिविजुअल स्टेट को एक राइट देते हैं that they can formulate their own policy to cultivate cannabis, to use it for horticulture, medical, scientific uses. 4 चीजें उन्होंने सेट कर दी. आप उगाओ भी अपने हिसाब से, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आपका अपना है, रिसर्च आपका अपना है, मेडिसिन आपका अपना है. यू हैव द परमिशन फुल अथॉरिटी टू क्रिएट दिस पॉलिसी एंड यूटिलाइज इट. बट वो सारा का सारा जो है पर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही, राइट? नहीं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल ही नहीं है ऐसा? सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट केयर कि स्टेट गवर्नमेंट क्या उगा रही है क्या नहीं उगा रही है, एज लॉन्ग एज वो फ्लावर को क्रिमिनलाइज्ड रखते हैं. एज ऑफ राइट नाउ तो वो भी मेडिकल यूज में यूजेबल है किसी लेवल पे. बट आई एम नॉट अ वेरी बिग एक्सपर्ट ऑन की लीगल जार्गन किस तरह से काम करती है. बट इतना मेरे को पता है कि मेडिकल यूज के लिए यू कैन ग्रो कैनबिस इफ द स्टेट अलाउज इट, एंड दे कैन गिव आउट जनरल लाइसेंसेस और स्पेशल लाइसेंसेस. जनरल लाइसेंस और स्पेशल लाइसेंस मतलब यू कैन क्रिएट अ पॉलिसी जहां पे पूरी स्टेट में हर एक बंदा एक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, और यू कैन गिव लाइसेंसेस टू सर्टेन पीपल, स्पेसिफिक पीपल. एंड बढ़िया बात ये है ना कि 1985 में एनडीपीएस एक्ट आता है. 1986 में पहली कंपनी जो भांग बना रही है वो लीगली भांग के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करती है. कहाँ पे? उत्तराखंड में कंपनी स्टार्ट हुई थी, अब वो इंदौर से काम करते हैं. क्या नाम? सनन. आपने वो भांग गोले देखे हैं? बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, महाकाल के नाम से. भोला आता है, भोला कहते हैं उसको. मतलब ठीक है, मैंने नहीं देखे, सॉरी. तो बहुत ज्यादा ठीक उस पे मिलेंगे आपको, पनवाड़ी की दुकान पे मिल जाएंगे जहाँ पे बाकी सारी चीजें मिलती हैं. तो डाइजेस्टिव एड है वो, टेक्निकली पेट दर्द की दवाई है. तो वो भोला 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए का आता है. तो वो वाज वन ऑफ द फर्स्ट लीगल प्रोडक्ट्स दैट केम इनटू द कंट्री. अच्छा, वो भी भांग का बना होता है? भांग का बना होता है. अब 1986 से 2009-10 तक अगर आप देखो तो राजस्थान में भांग के ठेके हैं. भांग के ठेके? भांग के ठेके राजस्थान में? जी. कहाँ पे? राजस्थान में हर जगह. अच्छा. हाँ, जयपुर, जोधपुर, कहीं मर्जी चले जाओ. यूपी में भांग के ठेके हैं. क्या होता है भांग के ठेकों में? तो भांग के ठेकों में लाइसेंस्ड भांग आती है एक्साइज डिपार्टमेंट से. Okay. और उससे रिक्रिएशनल चीजें बनाई जाती हैं, जैसे ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं, चॉकलेट्स बनाई जाती हैं. ठेके एज इन जैसे शराब के ठेके होते हैं? बिल्कुल वैसे ही सरकार ही देती है वो ठेके का लाइसेंस. अच्छा, और मतलब आप कोई जाके ले सकते आप हो? जाके ले सकते हो. ओके. हर स्टेट अपने हिसाब से पॉलिसी को यूज कर सकता है ना. बहुत ही कूल चीज है. तो जैसे राजस्थान में आप भांग उगा नहीं सकते हो, बट आप भांग के ठेके में भांग बेच सकते हो. भांग आती कहाँ से है? किसी और स्टेट से जो उगा सकती है. अच्छा. पंजाब का होशियारपुर वाला जो रीजन है वहां पे लीगली भांग उगती है. अच्छा. वो एक स्पेशल लाइसेंस है, वहां पे उगती है, वहां से जाती है दूसरी जगहों पे. जैसे आई एम अज्यूमिंग पंजाब में उग रही है, वो राजस्थान जाती है प्रोसेस होने के लिए. उसी तरह से उत्तराखंड में और यूपी में भी भांग उगती है. यूपी में भांग के ठेके फिर से हैं. सारे यूपी में आपको भांग के ठेके मिल जाएंगे. आपको उड़ीसा में भी भांग के ठेके मिल जाएंगे. आपको एमपी में कंपनियां मिल जाएंगी जो आयुर्वेदिक दवाइयां बना रही हैं. इंटरेस्टिंग, मुझे पता नहीं था यार. ऐसे ऐसे ना बहुत सारे स्टेट्स ने अपने हिसाब से पॉलिसी बना ली है. हेम्प इंटरेस्टिंग कब होता है इंडिया में? वो होता है 2014 के आसपास, जब उत्तराखंड एज अ स्टेट बोलता है कि हम लोग एक पॉलिसी बना रहे हैं जहां पे हम भांग की खेती करना अलाउ करेंगे. 2014. ओके. तो उत्तराखंड इज वेयर थिंग्स गॉट इंटरेस्टिंग. उत्तराखंड ने बोला कि अब ये सारी अलग अलग स्टेट्स जो है ना, कुछ ने इंडिविजुअल लाइसेंसेस दिए थे, कुछ ने परमिशन दी थी कि ठेका लो, कुछ ने परमिशन दी थी कि आप जो जंगली भांग उग रही है उसको इस लाइसेंस के अंडर इकट्ठा करके एक्साइज को बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो. ठीक है. फिर वो एक्साइज आगे बांटती थी अलग अलग चीजों के लिए उस भांग को. ठीक है. उत्तराखंड ने बोला कि एक इंडस्ट्रियल हेम्प नाम की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें यूरोप में पता चली है कि होती है. इंडस्ट्रियल हेम्प क्या है? सेम भांग है, बट उसको ये बोल दिया कि उसमें जो नशे वाला पदार्थ है नेचुरली एक स्पीशीज में कम उगता है. ठीक है. बहुत ही कम, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है. तो वो वाला जो पौधा है वो उसको आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए उत्तराखंड में उगा सकते हो. अच्छा. 2016 में उन्होंने पॉलिसी रिलीज कर दी. 2 साल लगे उनको फिगर आउट करने में. तो अब ये पॉलिसी के हिसाब से इंडिया की पहली कल्टीवेशन की पॉलिसी बनी थी. ठीक है. अब ये कल्टीवेशन सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो सकते हैं. मतलब उससे आप दवाई के लिए सामान्य निकाल सकते हो, उससे आप सिर्फ सीड निकाल सकते हो, या उससे आप रेशे का काम कर सकते हो, या फाइबर का काम कर सकते हो. दवाई नहीं निकाल सकते उससे? नहीं निकाल सकते अभी दवाई उससे. अच्छा, उससे सिर्फ जो आप वहां पे उगा रहे हो उससे दवाई नहीं निकाल सकते. अच्छा, उससे क्या कर सकते हो? उससे आप फाइबर निकाल सकते हो. और ऐसे जैसे ये मेरा कुर्ता है, ये ऐसे ऐसे फाइबर से बना है. अच्छा, ये हेम्प का कुर्ता है. ये भांग का कुर्ता है? जी, ये मेरा भांग वाला कुर्ता है. आई कॉल दिस दैट. अरे वाह जी. तो अब उत्तराखंड ने इस तरह से ये पॉलिसी रिलीज कर दी थी. एंड दैट इज व्हेन इंडिया की हेम्प जो इंडस्ट्री है गॉट सडनली वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने. भांग के ठेके हैं एंड ऑल वो सब चीज़ें, और ये जो आपका कुर्ता है वो भी भांग का है यार. इसके बारे में डिटेल में बात करें. मेरी सॉक्स भी भांग के, पर मैं अभी कैमरा में दिखाऊंगा तो जूते पड़ेंगे.
डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में आगे। हिमाचल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज पड़ोसी राज्य अगर भांग उगा रहा है तो यहाँ पे भी बातें चल रही हैं कि भांग की खेती जो है लीगलाइज कर दी जाएगी करंट गवर्नमेंट के द्वारा। और करंट गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है और सरकार के पास पैसे नहीं हैं। तो क्या भाई एक बात बताओ, ये भांग की कल्टीवेशन से पैसे पूसे आ जाएंगे? तो भांग की कल्टीवेशन से पैसे तो आ जाएंगे, सरकार चलाने लायक आते हैं कि नहीं आते हैं ये सरकार को पता है। फेयर इनफ, ओके। तो अब हिमाचल का सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हिमाचल में 33 लाख किलो जंगली भांग उगती है हर साल। 33 लाख किलो? बिल्कुल। ये एस्टिमेशन आप सिर्फ उससे निकाल सकते हो कि जितना चरस गांजा पकड़ा जाता है हिमाचल में एक्साइज के पास। अच्छा। तो लगभग 33 लाख किलो भांग का जो बायोमास है, मतलब पूरा प्लांट अगर उसको वे करें तो लगभग इतना जंगली कल्टीवेशन है हिमाचल में। तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो अब हिमाचल नेचुरली बहुत ज्यादा भांग उगाती है, तो इट ऑटोमेटिकली मेक सेंस हिमाचल में कि उस नेचुरल अकरिंग रिसोर्स को यूज किया जा सके अलग अलग तरीकों से। तो अभी के लिए तो सरकार पुलिस को इंस्ट्रक्ट करती है कि आप जाओ और जो जंगली भांग आपको दिखती है उसको काट के जला दो, ठीक है। अब अगर आप सोचिए कि उसको जलाने की बजाय एक विलेज लेवल इंडस्ट्री बना दी जाए जहां पे वो कलेक्ट, इंस्टेड की पुलिस जाके उसको काट के जला रही है, आप लोकल विलेजर्स को लाइसेंसेस दो कि आप जाके भांग काटो, कलेक्ट करो और इसको प्रोसेस करो ताकि इसमें से बीज अलग हो जाए, इसमें से पत्ती अलग हो जाए, इसमें से जो रेशा है, फाइबर है, उसको अलग कर दो और उनको आप कंपनियों को बेचो जो इनसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो बहुत बेसिक लेवल पे फटाफट इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेक श्योर कैसे करेंगे कि भाई ये जो आप कह रहे हो ना कि ऊपर वाला फ्लावर है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है एक सेफ तरीके से हो सके ताकि यार उसका कुछ भी दूसरा यूज ना हो पाए। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। नशों के लिए बेसिकली यूज ना हो पाए बेसिकली। तो अब आप ऐसे देखिए कि अगर कोई इंसान कलेक्ट कर रहा है भांग को, है ना, तो उसको पैसा कब मिलता है? उसको पैसा तब मिलेगा जब वो सरकार को जमा करेगा। और ऐसा नहीं कि हिमाचल के लिए कोई नई पॉलिसी होगी, उत्तराखंड और यूपी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ये पॉलिसी और ये लाइसेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जहां पे वो जंगली भांग की कलेक्शन का लाइसेंस निकलता है। पीपल अप्लाई फॉर दैट लाइसेंस और उसके बाद वो जाके जंगली भांग इकट्ठी करके ले आते हैं और एक्साइज को दे देते हैं। मिसयूज यूटिलिटी पे होता है ना। अगर अब आप सोचिए कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है उसको मिसयूज करने की, एक लाइसेंस होल्डर के पास जो अकाउंटेबल है उस भांग के लिए, या कोई जनरल इंसान जिसको दिख गया है वहां पे और जो नशा करता है कुछ। तो अगर अवेलेबिलिटी ही कम हो जाएगी नेचुरली मिलने वाली भांग की किसी को मिसयूज करने के लिए, क्योंकि लाइसेंस वाले लोग तो जाके कलेक्ट करके ले आएंगे ना उसको, ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी कम हो गई ना कि नशे वाले लोग कैसे यूज करेंगे उसको। जब आप मिसयूज की बात करते हो, ठीक है, तो दो तरीके हैं इसको देखने के। एक, आप जब तक जनरल जनता को ये नहीं समझ आता है ना कि कोई चीज उसके लिए गलत है या सही है, तब तक हम मिसयूज हटा नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ भांग का ही मिसयूज हो रहा है, ठीक है। लोग शू पॉलिश से नशा कर लेते हैं, थिनर से नशा कर लेते हैं, कफ सिरप से नशे कर लेते हैं, मतलब कफ सिरप से नशे होते हैं। बट जब इस तरीके से लीगली कल्टीवेट होनी शुरू हो जाएगी तो उसमें फिर चांसेस और ज्यादा नहीं है यार? तो जब हमने लीगल कल्टीवेशन की जब सरकार से पॉलिसी के बारे में बात की थी तो हम लोगों को भी ये बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो हम लोगों ने ये रेकमेंड किया था सरकार को कि जो आपकी मेडिकल यूज के लिए कल्टीवेशन होती है ना, जहाँ पे ये नशा पूरे प्लांट में बन जाएगा, जो इवेंचुअली दवाई की तरह यूज होगा, वो सर्वेलेंस के अंडर ही होगा, वो ग्रीन हाउसेस के अंडर होगा, विद प्रॉपर ऐसे 24 आवर सर्वेलेंस इन टर्म्स ऑफ कैमरास एंड पीपल जो वहां पे सर्वेलेंस कर रहे हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है या जो आप पौधे उगा रहे हो वो प्रोटेक्टेड रहे और मिसयूज नहीं हो। अगर आप ओपन कल्टीवेशन देते हो तो ओपन कल्टीवेशन सिर्फ इंडस्ट्रियल हेम्प के लिए दो, जो जिसमें नेचुरली ही नशा नहीं होगा, तो उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दिस वाज द रिकमेंडेशन दैट वी गिव। हम लोगों ने उत्तराखंड को भी, एमपी को भी, हिमाचल को भी, जितनी स्टेट से जब भी बात हुई है उन सबको यही रिकमेंडेशन दी है कि आप इस तरह से देखो कि आपका जो पौधा है वो मिसयूज के लिए अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा आइडिया ना, सर्वेलेंस में रहेगा अगर फॉर एग्जांपल, ऑल्दो उसमें भी बहुत सारे लोग लूप होल्स निकाल लेते हैं बट द प्रोबेबिलिटी रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। तो कल्टीवेशन के लिए ये पार्ट हो गया। और जो जनरली उग रही है भांग
देखो नशे तो लोग उससे भी कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हम लोगों ने बोला था कि आप कलेक्शन के लाइसेंसेस दो, जहां पे आप किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाते हो वो सारी भांग कलेक्ट करने के लिए और सरकार के पास जमा करने के लिए, क्योंकि वो भी कंपनियों के पास जाके यूज हो सकती है दवाइयां बनाने के लिए और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो जनरली भी अवेलेबल नहीं होगा अगर पौधा मिलेगा ही नहीं लोगों को, क्योंकि सरकार ने डिजिग्नेट कर दिया कि इस एरिया में जितनी जंगली भांग उग रही है वो तुम्हें कलेक्ट करके लाके देनी है ना। तो नॉर्मल जो बंदा है ना जिसके पास एक्सेस नहीं है वो अपने आप जाके मिसयूज नहीं कर पाएगा उस पौधे को। इस पे बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं अभी भी, बहुत ज्यादा तो लूप होल्स हैं। अब ये भी बात है ना कि अभी आप जो देख रहे हो एक पर्सन का पर्सपेक्टिव है। अब मैं अपने लेवल पे आपको चीजें बता सकता हूँ। मेरा काम इस टाइम पे जो है वो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के साथ डील करता है। मेरे को इनसाइट है क्योंकि हम लोगों ने उत्तराखंड में अपने पार्टनर्ड फार्म्स चलाए हैं और चला रहे हैं। नेबरिंग स्टेट से वापस आते हैं हिमाचल की तरफ। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि हिमाचल में भांग की खेती को लीगलाइज करने की बात चल रही है, तो सुनने में ये भी आया है कि हिमाचल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पे भी भांग का कुछ सहारा मिल सकता है। तो ये जो बेरोजगार युवा बैठे हैं हिमाचल के, उनको भांग का सहारा मिल सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए लीगली? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। आप ऐसे देखिए ना कि अगर कोई भी नई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उसमें वर्कफोर्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। आप उसमें से भांग हटा दीजिए, आप कुछ भी डाल दीजिए वहाँ पे। अगर आप कल नेटल की इंडस्ट्री बना देते हैं। कौन सी? नेटल की, बिच्छू बूटी। ओके। बिच्छू बूटी भी कोई ना कोई कलेक्ट करेगा, कोई ना कोई प्रोसेस करेगा, कोई ना कोई हार्वेस्ट करेगा। उसी तरह भांग भी है। भांग के साथ क्या है कि भांग के साथ ना, भांग मतलब मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लांट है। ठीक है, बहुत बात होती है इसके बारे में, बिना बात की स्पॉटलाइट रहती है इस पे। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे तो ये नेचुरल रिसोर्स ही है ना, तो आप नेचुरल रिसोर्स की तरह ही ट्रीट कीजिए उसको। हिमाचल इज अबंडेंट इन दिस नेचुरल रिसोर्स, एंड अगर उस नेचुरल रिसोर्स को जिसको उगाने में मेहनत नहीं लग रही है उससे आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हो और इनकम भी जनरेट कर सकते हो, तो इट शुड बी लुक्ड अपॉन। आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ कि हेम्प से हिमाचल में जॉब क्रिएशन कैसे हो सकती है? हिमाचल में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं 2-3 स्पेसिफिक टाइप की इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। ठीक है, उसमें से अब हेम्प को अगर आप रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रीट इट एज अ रॉ मटेरियल, उसको इतनी हवा देने की जरूरत नहीं है। आप उससे आयुर्वेदा और फूड इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, क्योंकि भांग का बीज सुपर फूड है ना। तो आप फूड जैसे मखाने की इंडस्ट्री चल रही है, मखाने की वैल्यू क्या थी बिहार में, तो ऐसे ही मिलता था ना। सडनली मखाना बिकेम अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि किसी ने एक दिन मोदी जी ने भी पीछे से बोला कि बिल्कुल चलो इसके लिए एक स्पेशल बजट देते हैं। तो उसी तरह से हेम्प सीड ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का बेस्ट नेचुरली अकरिंग सोर्स है। फिश ऑयल वाली कैप्सूल खाते हैं ना लोग ओमेगा 3 के लिए, उसको रिप्लेस कर सकता है हेम्प सीड ऑयल। ओके। तो बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री उसकी सेटअप हो सकती है, जहां पे आप फूड आइटम्स बना सकते हो। जैसे आप प्रोटीन बार्स हो गए, या हेम्प सीड है तो कहीं पे भी सीड की तरह इंटीग्रेट कर दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऑप्शन है। दूसरा आयुर्वेदा इंडस्ट्री जो है, उसमें अब आयुर्वेदा की पुरानी किताबों में भांग से बनी हुई दवाइयां हैं, है ना। हम लोग बनाते भी हैं इस टाइम पे। अगर आप इट्सम पे जाओगे तो आपको मिलेंगी वो दवाइयां, बट हिमाचल में वो वाली पॉलिसी अभी डेवलप नहीं है कि हिमाचल में जो भांग उग रही है उसको यूज करके आप वो दवाइयां बना लो। उसका फायदा क्या है, क्योंकि अगर आप हिमाचल में ही इंडस्ट्री सेटअप कर लोगे ना तो आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, एक्साइज की कॉस्ट सब कम लगती है, तो आप अफोर्डेबल भी बना देते हो उसको लोगों के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा हिमाचल में बहुत ज्यादा रनिंग वाटर रहता है एट ऑल टाइम्स। ठीक है, और हिमाचल जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फाइबर निकालने के लिए रेटिंग का एक प्रोसेस यूज होता है, उसमें रनिंग वाटर लगता है। और जो तरीका नेचुरल है ना वो नॉन इन्वेसिव है, उससे नदियां खराब नहीं होंगी, क्योंकि कोई केमिकल नहीं डल रहा है। आपने बहुत सारे उसके स्टॉक्स इकट्ठे करके पानी में सबमर्ज करने हैं, तो आप बहुत अच्छी एक फाइबर से फैब्रिक की इंडस्ट्री भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, चाहे माइक्रो लेवल पे हो या मैक्रो लेवल पे हो। वो पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा मोर देन एनीथिंग एल्स कि कितनी सपोर्ट किस सेगमेंट को दी जा सकती है। बट 3 इंडस्ट्रियां जहां पे स्किल्ड लेबर भी लगेगी, जहां पे डॉक्टर्स भी लगेंगे, जहां पे टेक्नीशियंस भी लगेंगे, इंजीनियर्स भी लगेंगे, ये सब तो हो रहा है। इस सब के अलावा एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री जो मशरूम कर रही है और अक्रॉस द वर्ल्ड इज कंटेंट क्रिएशन एंड टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे जो हमारी कंपनी है, अब हम लोग हिमाचल से बैठ के काम कर रहे हैं, है ना। हम लोग कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं हिमाचल में, हम लोग प्रोडक्ट नहीं बना रहे हिमाचल में, पर हमारी पूरी कंपनी हिमाचल से काम करके इस देश भर में कैनबिस प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रही है। उसी तरह से मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं, जो कंटेंट क्रिएशन हब्स हैं, वो सारी चीजें भी हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ आएंगी। तो हिमाचल बहुत ही अच्छा सेगमेंट डेवलप कर सकता है अपने आप को, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड सेट पोजीशन करने के लिए, कि एक पूरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है इतने से एरिया में, जहां पे आपको सब कुछ मिलता है कैनबिस रिलेटेड, एंड मतलब प्रोडक्ट से लेके कल्टीवेशन से लेके एंड
कंज्यूमर का एक्सपीरियंस था। इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा कि पॉलिसी मेकर्स हमारे किस डायरेक्शन में जाते हैं, राइट? बिल्कुल। हेम्प से बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताओ, आपकी कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं करंटली मार्केट में अवेलेबल है? मैं तो वैसे ही जैसे चलता फिरता हेम्प का एडवर्टीजमेंट रहता हूँ। हाँ, ये आपने बताया ये ना। मैंने बताया था कि मेरा कुर्ता भांग का है, तो मेरी सॉक्स भी भांग की है। और ये क्या आई डोंट नो कि कैमरा में है कि नहीं, पर मैं और भी प्रोडक्ट्स लाया था यार। ये सारे जनरली नहीं प्रोडक्ट्स, ये सारे जो आपको फाइबर इंडस्ट्री बता रहा था मैं, ये उनके हैं। ये देखिए, हाँ, बहुत ही कूल देखने हैं। तो ये देखिए, ये बैग बहुत कूल लगता है मुझको। ये आप दिखा लो यार, जहाँ पे भी आपके कैमरा अच्छे से लगे हैं। हा नाइस। है ना। ये आपकी नई टोपी और ये मेरी टोपी, क्योंकि मतलब अकेले टोपी कैसे लगाओगे आप? हमें पॉडकास्ट ही ये पहन के करना चाहिए था भाई। अच्छा, वो और हिमाचली पॉडकास्ट नहीं होता ना, फिर तो इट्स हिम पॉडकास्ट होता। वेलकम टू द इट्स हेम्प पॉडकास्ट। वो ये तो मेरे को बोलना चाहिए। वेलकम टू द इट्स हिम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के हिमाचली पॉडकास्टर। नाइस। और क्या क्या दिखाओ भाई, सारा सामान दिखाओ तो, एक करके। अरे बहुत कुछ है। अब ये देखिए, ये प्रोटीन बार्स हैं। ओके, ये पैक्ड हैं अभी तो, जिसमें से एक हमने खाया भी है। जिसमें से एक आपने खाया भी है। ठीक है। अब ये भी बहुत कूल है, ये हमें हिमाचल में ही हमने सोर्स किया है। अच्छा। बहुत ही हाई क्वालिटी की ऐसे ये फुल्ले हैं ये। भाई पर ये पानी वानी में सस्टेन कर जाती हैं आपकी ये? बिल्कुल करती है, मतलब घुल थोड़ी जाएगी पानी में। रेशे रेशे बिल्कुल नहीं बहुत छूटते बढ़िया रेशे। है। आपको बताया ना अभी कि बहुत स्ट्रांग होता है हिम्प का रेशा। दौड़ लगा सकते हो आप इनको मेरी पहन के। मेमोरी थोड़ी वीक है, सॉरी यार। हाँ यार, ये क्या प्राइस की है ये वाली पोले? तो ये पूले हम लोगों के पास 200-300 रुपए से लेके 2000 रुपए तक में मिलती हैं, क्योंकि ये कितने की है भाई? ये वाली 1500 के आसपास की हैं। ये हमारी डिजाइनर ब्रांड है। डिजाइनर ब्रांड। ये हमारी कुल्लू की एक डिजाइनर ब्रांड है, उन्होंने ही बनाई है। ओके, और बताओ, और क्या कुर्ता वुर्ता ला रखे? कुर्ता वुर्ता तो मैंने पहना भी है, और भी है। गाइस देखो, कुर्ते वुर्ते ला रखे हैं भाई साहब, तो भांग से ही सब चीजें बना रहे हैं यार ये। और वही तो हम लोग बोलते थे, आप लोगों को नशा दिखता है, हम लोगों को देखो क्या क्या दिख रहा ये है। कौन सा बैग है छोटा? ये भी है, ये तो बॉब मार्ले स्टाइल, कॉइन पाउचेस, पूरी वॉलेट्स। सही बात है, पूरी दुनिया को नशा दिखता है, इनको हम लोगों को चीजें दिख रही है यार। अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसके आगे अभी इसमें भी डाला है क्या मैंने कुछ? ये किस रेंज में है? अरे वाह, जहां मर्जी से जो मर्जी निकल आता भाई। ये कितने के है भाई ये अलग अलग रेट्स के हैं, 150, 200, 500 डिपेंड करता है। ये कितने का है? ये 999 के आसपास का होगा। ओके, और ये 300, 400 ये आदमी 150-200 जो बोली जा रहा है ना, मैं सोचा था कि कोई तो प्रोडक्ट 150-200 का कुछ तो यार ये मिलेगा। लो ना, 150 मैं बोलूंगा भाई दे दो। आपको तो ऐसे ही दे देते हैं। अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। ये सब भी ना छोटे छोटे कॉइन परचेज, ये सब यूज होते हैं लोगों के पास। हाँ यार, ये होगा 150-200 वाला है। हाई 150-200 नहीं भी होगा तो भी आदमी अब देगा इसको। ये हम लोग पता है किस तरह बेचते हैं अब? ये इसमें हम लोग क्यों डलते हैं? एयरपॉड्स। बहुत ही क्यूट पैकेजिंग रहती है एयरपॉड्स के लिए। मेरा कैमरा वाला भी हंस रहा है पीछे से। वाओ, नाइस। क्योंकि कॉइन्स तो रखने छोड़ दिए ना लोगों ने, तो कॉइन पर्स होते थे एक जमाने में। दिख रहा हूँ मैं? इसके अलावा आपको पता, अभी लिप बाम, हेयर प्रोडक्ट्स, बियर्ड प्रोडक्ट्स, कितना कुछ है। सोप, शैम्पू। प्रोडक्ट्स आपने बता दिए, सस्टेनेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। पेपर, प्लास्टिक, बहुत कुछ आप बोल गए बीच बीच में, थोड़ा सा बताओ ना इसके बारे में। तो अब ऐसे देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी मल्टीपल लेवल्स पे डिफाइन होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हेम्प की जो कल्टीवेशन है वो बहुत वाटर इंटेंसिव नहीं है। आप इमेजिन करो कि अगर आपने कॉटन उगाना है तो आपको बहुत हजारों लीटर पानी लगता है। जितना पानी एक एकड़ कॉटन को सींचने के लिए लगता है, उससे 1/4 में 1 एकड़ आपका हेम्प का सींचा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात बढ़िया ये हो जाती है, साल में आप एक बार कॉटन उगा सकते हो। हेम्प आप 2 से 3 बार उगा सकते हो इंडिया में। अभी फिलहाल आप दो बार उगा रहे हो, तीसरी की ट्राई कर रहे हो। तीसरी की ट्राई हो रही है। ठीक है, तो 2 से 3 बार तक आप उगा सकते हो। तो एक ही एरिया में आपने मतलब डबल ट्रिपल क्रॉप निकाली। जो कॉटन की क्रॉप है बहुत ससेप्टेबल होती है, अगर बारिश हो गई तो कॉटन खराब हो जाएगी, ये सब हो गया। हेम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उग जाएगी। हेम्प का फाइबर लंबा भी होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी यूटिलिटी जो है, प्रोसेसिंग भी आसान हो गई उसके रिलेटिवली। इंडिया में भी मशीन्स नहीं है, इसलिए मुश्किल होती है कराने में, बट प्रोसेस इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अब देखो ना कि 1 मीटर का कपड़ा 1 मीटर का फाइबर मिल रहा है मेरे को सीधा। बट सस्टेनेबिलिटी पे दोबारा से आते हैं। कल्टीवेशन में पानी कम लगता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कम लगते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर कम लगते हैं कंपेयर टू एनी अदर फाइबर क्रॉप। एक पार्ट पे ये हो गया। ठीक है, दूसरा कल्टीवेट भी ज्यादा होता है। ठीक है, एक ही एकड़ में
ज़्यादा बन रहा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा निकल रही है फाइबर की, और मतलब रिसोर्सेज भी कम यूज हो रहे हैं, और मल्टीपल टाइम्स भी ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अगले सेट पे, ठीक है। अब जो आपने फाइबर है, अगर फाइबर आपने कपड़े के लिए यूज कर लिया तो जो अंदर का स्टॉक है उसको पेपर के लिए यूज कर सकते हो। Okay. अभी पेपर किससे बनता है आपको पता है? पेड़ काटे जाते हैं, कितने साल लगते हैं एक पेड़ को उगने में? बहुत साल लगते हैं यार। 10-10, 15-15 साल लगते हैं। टिम्बर पेपर जो है 10-10, 15-15 साल लगाता है। हेम्प तो 3 महीने में उग जाता है। बट फिर अगर ऐसा है तो अच्छा, ओके, ऑब्वियसली कल्टीवेशन नहीं है तो फिर उस Cultivation तरीके कम से फिर इंडस्ट्रीज यूज नहीं कर रही हैं, और ओके। कल्टीवेशन कम है। नेचुरल पेपर तो हम लोग भी बना के बेचते हैं, पर अगर आपको बल्क में बनाना है तो सेम ही स्टॉक यूज हो रहा है ना, उसमें तो प्रोसेस भी चेंज नहीं करने की जरूरत है ज्यादा। हल्के केमिकल चेंज होते हैं जो पेपर उसको मतलब मेल्ट एसेंशियली जो रेशे में कन्वर्ट करते हैं टिम्बर को, वही वाले केमिकल्स थोड़े चेंज होते हैं इसको बनाने के लिए। तो बहुत ही कूल है ना, एक ही क्रॉप से आप 2 इंडस्ट्रियों को दे रहे हो चीजें, तो सस्टेनेबल अपने आप हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गया पेपर और प्लास्टिक, पेपर और क्लोथिंग की इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं प्लास्टिक के बारे में। अब बहुत ही कूल चीज ये है कि हेम्प से बनता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, बिल्कुल नेचुरल प्लास्टिक। ओके। तो प्लास्टिक बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब बहुत सारे लोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हैं आजकल, शुगर केन से और आपके आलू से और अलग अलग फूड क्रॉप से, ठीक है। हेम्प इकलौती क्रॉप है विच इज नॉट अ फूड क्रॉप, बट उससे प्लास्टिक बना सकते हो आप, क्योंकि सेल्यूलोज कंटेंट बहुत हाई होता है इसके स्टॉक्स में। तो आप उसका स्टॉक यूज करते हो, उससे सेल्यूलोज निकालते हो, उस सेल्यूलोज को प्लास्टिसाइज करते हो और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हो। वो प्लास्टिक अगर आप जमीन में गाड़ दो 90 दिन के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है? बिल्कुल, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इसके, ठीक है। बट हाँ 90 दिन के अंदर 90 to 270 डेज कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा वो, Okay. विदाउट लिविंग एनी अननेचुरल थिंग्स। Okay. इससे आपकी माइक्रोप्लास्टिक्स की प्रॉब्लम भी खत्म होती है, आपकी लैंडफिल की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। तो ऑल इन ऑल बहुत सस्टेनेबल है गेम, लॉजिकली भी सस्टेनेबल है यार। बातें बड़ी अच्छी अच्छी लग रही हैं आपकी, ऑनेस्टली बताऊं, बट वही वाली बात है कि जब बातें तो अच्छी करता हुआ है, बट पॉइंट ये है कि वो कितना रियलिस्टिक है और डायलॉग मारना चाहिए ना था मेरे को, वो कौन सा सिंग इज किंग वाला। मैं तो सच बोलता हूँ जी, अच्छी अपने आप लग अच्छी अपने आप लग जाती है। नहीं, बट वो कितना रियलिस्टिक होगा रियल वर्ल्ड में जब वो उस तरीके से पॉलिसी तो बनेगी। हाँ, क्योंकि हम लोग ना जिस चीज की अभी बात कर रहे हैं ना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है। ये ग्रास रूट्स लेवल इंडस्ट्री से भी एक स्टेप पीछे पे चल रहे हैं अभी। तो जब स्केल आता है, जब सपोर्ट आती है, उसके बाद एक्चुअल इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू होती है। अभी तो मशरूम कर रहे हैं। पहला आप ऐसे सपोज कर लो कि पूरी हेम्प इंडस्ट्री का पहला मशरूम निकल रहा है अभी, कि पहली बार ऐसे बननी शुरू हुई है यहाँ पे ऐसी चीज दोबारा से, आफ्टर द पुरानी इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो अब धीरे धीरे करके पता चलेगा ना इसके बाद इंडस्ट्री में कितनी इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल आता है, कितने लोग सपोर्ट करते हैं, कि सरकार किस तरह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली उस पर एक्ट करती है, कितना आप ईज देते हो लोगों को काम करने की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इवेंचुअली क्या बनेगा इस इंडस्ट्री का। हम लोग बेट कर रहे हैं उसके पॉजिटिव्स के ऊपर। जैसे मतलब वही ना, आपको नशा दिखता है पर मेरे को तो टोपी दिख रही है, वैसा वाला सिचुएशन। हम लोग पॉजिटिव देखते हैं, तो हम लोग होप करते हैं कि अच्छा हाँ सब लोग पॉजिटिव देखेंगे। तो यू कांट डिसरिगार्ड की कंप्लीट, मतलब देयर इज अ स्केयर जहां पे मिसयूज है ना, बट मिसयूज के अलावा और भी बहुत कुछ है। एक अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, जहाँ से बहुत सारा सस्टेनेबल फ्यूचर हम देख पा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ पेपर मेकिंग हुआ, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल प्लास्टिक हुआ, इन टर्म्स ऑफ ये फाइबर, अपने क्लोथ्स वगैरह, ये सब चीज़ें हुआ। पर इन सबसे अच्छा तो दवाई है। हाँ, दवाई पे बताओ ना। तो दवाई के साथ क्या होता है कि अब भांग की जो पत्ती है ना इंडिया में, उसमें थोड़ी क्वांटिटी होती है कैनाबिनॉइड्स की, जो हमने बात की थी पहले, कंपाउंड जो हमारी बॉडी में भी रहते हैं, रिसेप्टर है जी। तो अब कैनबिस को ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैनबिस खुद दवाई है, बट कैनबिस खुद दवाई नहीं है। कैनबिस क्या करती है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी टू टेक एनी अदर दवाई इंप्रूव करती है। ओके, ठीक है, आप ऐसे सोचो कि आपकी बॉडी है, बीमार है अगर आप, तो आपकी बॉडी एकदम खिंची पड़ी है, एकदम परेशान हो आप, ठीक है। तो कैनबिस ने क्या किया ना, वो जो रबर बैंड खिंचा हुआ है ना, उसको ऐसे यहाँ से छुड़वा दिया, ठीक है। जब वो छुड़वा दिया ना, तो बॉडी अपने आप बहुत केपेबल होती है खुद को ठीक करने के। ओके, कैनबिस इस पार्ट को एनेबल करता है। तो जब आप कैनबिस वाली कोई दवाई लेते हो, अगर आप नॉर्मल कैनबिस लेते हो ना, तो जैसे जो नशे वाली प्रॉब्लम आती है, तो आप नॉर्मली कैनबिस लेते हो, प्योर कैनबिस आपने उठा के ले लिया, ठीक है, तो उससे आपको नशा भी होगा, उससे आपको लथार्जी भी आएगी, उससे आपको बहुत कुछ होगा। जो हम लोग बनाते हैं वो सिर्फ कैनबिस नहीं होता, उसमें 5 से 10% कैनबिस होगा, 15% हो जाएगा, ठीक है। कैनबिस एक्टिवेट करते हैं जो बाकी सारी चीजें उसमें डलती हैं। जैसे जो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो नींद के लिए, इंसोम्निया के लिए यूज होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो दर्द के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे सोचो कि अश्वगंधा है, मुलेठी है, ये सारी चीजें जो है ये बॉडी में अलग तरीके से एक्ट करती हैं, है ना। अश्वगंधा बॉडी को रिलैक्स करता ही है। कैनबिस क्या करता है, कैनबिस बॉडी को रेडी कर देता है कि जब अश्वगंधा आएगा
तो अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। वो जो स्ट्रेस वाला पार्ट है ना बॉडी का, उसको हटा देता है। आप ऐसे सोचो कि THC वाला जो पार्ट है वो नशा देता है, CBD वाला पार्ट है जो कैनबिस को रिलैक्स करता है, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कैनबिस को कि आप बहुत देर से भाग रहे हो, मैराथन भाग के आए हो, एकदम बहुत दिनों बाद भागे हो, और उसके बाद आप एकदम आके ऐसे बैठ जाते हो ना, ऐसे एकदम ऐसे करके, और थोड़ी देर बाद एकदम बहुत ही रिलैक्सिंग वाली फीलिंग आती है ना। जब आपकी सांस थोड़ी नॉर्मल होने लग पड़ती है, बॉडी एकदम से रिलैक्स, वो जो है ना, वो बॉडी में एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम ही करता है। वो सेम इफेक्ट है जो कैनबिस देता है बॉडी को। अच्छा, जब वो होता है तो योर बॉडी इज मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स अदर थिंग्स दैट आर हीलिंग द बॉडी, एंड बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को वो इंश्योर करते हैं कि उसको यूटिलाइज कर पाए। तो इसीलिए कैनबिस का यूज पेन मैनेजमेंट में होता है, क्योंकि बॉडी पेन मैनेजमेंट के लिए खुद चीजें निकालती है ना। देयर आर कंपाउंड जो निकलते हैं जब आपको दर्द होती है कि अच्छा दर्द कम हो जाए, है ना। कैनबिस ने क्या किया, उसको अवेलेबल ज्यादा करा दिया। उसी तरह से इस पे एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मेरा भी है जी। अभी मैं कुछ एक वीडियोस देख रहा था, सोर्स भी एक रिलायबल ही था, इट वाज DW हिंदी। उसमें रिसर्च हुई किसी कंट्री का नाम भूल गया मैं, पेन थेरेपिस्ट थी। उन्होंने बताया कि जब ये सब चीज़ें हुई थी ना, तो उस टाइम पे बड़ी होप जगी थी कि हेम्प का यूज़ जो है यूज़ कर सकते हैं हम पेन के लिए, पेन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा। बट जब ये रिजल्ट्स आने लगे तो रिजल्ट्स आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। 9 पेशेंट्स में से 1 के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो दे आर नॉट गुड रिजल्ट्स। और एक उसी में कुछ बताया गया कि कुछ लोगों के ऊपर असर भी कर रहा है, और असर कैसे कर रहा है, 60+ एज के लोग हैं जिनको हार्ड ड्रग्स आप नहीं दे सकते हो, उनको पेन मैनेजमेंट या नर्व से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ये कारगर साबित हो रही है, क्योंकि उनको आप हार्ड ड्रग दोगे तो उनकी बॉडी ऑलरेडी नहीं कर पाएगी। तो ऐसा नहीं है, बट उसमें अगर आप मास लेवल पे देखो तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये जो रिसर्च है ये इंडिया की नहीं है ना, नहीं, बाहर की है। जो मैंने आपको अभी बोला वो स्पेसिफिकली इंडिया का ही सिचुएशन है। Okay. क्योंकि इंडिया ही इकलौती जगह है जहां पे आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर कैनबिस आता है। इसका मतलब है कि इंडिया में आयुर्वेद में मतलब विच इज सरप्राइजिंग कि पीपल इन द वेस्ट हैव नॉट फिगर्ड इट आउट येट। आयुर्वेद सेज कि कैनबिस अकेला कुछ नहीं करता है, कैनबिस इज एन एनेबलर, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था। तो अगर आपको दर्द ठीक करनी है ना, तो कैनबिस एक लेवल तक दर्द ठीक करेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप रिलैक्स होकर बैठ गए हो, कैनबिस वो वाली फीलिंग तक लेके जाएगा, बट उसको आगे एंड तक पुश करने का काम सिर्फ कैनबिस का नहीं है। ओके, बाकी वो चीज़ हाँ, उसमें। तो हम लोग उसको बोलते हैं। तो जब हम लोग के पास आते हैं लोग कि अच्छा हमें कैनबिस इंडस्ट्री में आना है या प्रोडक्ट बनाने हैं, ऐसा कुछ करना है, तो दिस इज द फीडबैक दैट वी आल्सो गिव देम कि हमने 5-6 साल हो गए इंडस्ट्री में, और हमने देखा है प्योर प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल प्योर कैनबिस दे दी वर्सेज आपने अच्छी फॉर्मुलेशन डेवलप की है। आप गांजा नहीं ना बेचना चाहते हो, नशा नहीं ना बेच रहे हो किसी को, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दवाई बनाओ ना। उसमें कैनबिस एनेबलर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कैनबिस डालोगे तो आपको मॉर्फिन नहीं डालनी पड़ेगी, आपको ओपियोइड्स नहीं डालने पड़ेंगे। जैसे अभी पीछे हम लोगों की कंपनी ने टेस्ट कराए हैं, फेज 1 ट्रायल कराया, उसने पूरा प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल कराया डिस्मेनोरिया के ऊपर। डिस्मेनोरिया होता है पीरियड पेन। पीरियड पेन के ऊपर भी हेम्प से रिलीफ मिलती है। पीरियड पेन के ऊपर हेम्प से रिलीफ मिलती है, क्लिनिकल ट्रायल के साथ बता रहा हूं मैं आपको। ओके। क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग लेवल्स होते हैं, ये लेवल 1 क्लिनिकल ट्रायल है। कितने लोगों पे किया गया है? 400 लोग से स्टार्ट हुआ था। 400 लोग से लेके एंड तक स्टडी में मैंडेटरी 30 लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक 2 साल मेडिकेशन यूज की है। Okay. FDA की गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम 30 लोग चाहिए होते हैं आपको स्टडी को FDA लेवल स्टडी बोलने के लिए। Okay. और ये हम लोग के ही पार्टनर कंपनी ने कराया। किस कंपनी ने? हेम्प स्ट्रीट नाम की कंपनी है। हेम्प स्ट्रीट हेम्प स्ट्रीट नाम की कंपनी है और फेम नाम का प्रोडक्ट है, और ये स्टडी केरला में हुई है, ठीक है। और ये पब्लिश्ड भी है। मैं बिल्कुल बहुत एकदम हम लोग भी बहुत खुश हैं इस चीज से, भेजना में, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रूव करता है कि किस तरह से आप कैनबिस को एज एन एनेबलर यूज करते हो दवाई के लिए। अब मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ फेम दवाई है ना, कैनबिस दवाई नहीं है। सिर्फ कैनबिस को अगर आप दवाई बोल दोगे तो आप गलत हो। दैट डज नॉट स्टैंड बाय एनी मेडिसिन। उसमें क्या होगा कि आप उसको भी तो फिर इवेंचुअली ये करोगे ना, अच्छा अभी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ और डाल के देख लेते हैं, और डाल के देख लेते हैं, और डाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमारा गो टू सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग इसकी कम यूज हो रहा होगा जी, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है ना। ये नहीं सोचता कोई कि उसके साथ और चीजें भी यूज करनी होती हैं। तो जो फॉर्मुलेशन बनती है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। अगर आप सिर्फ एक ही चीज को अब ऐसे ही सोच लो कि सिर्फ मॉर्फिन ही दे रहे हो, तो मॉर्फिन ही दे दोगे ना फिर आप बंदे को दर्द के लिए। पर आप दर्द की दवाई बना रहे हो तो दर्द की दवाई की तरह सोचो, कैनबिस की तरह मत सोचो। तो फिर उसमें क्या रहा ओवरऑल, क्या रिजल्ट्स क्या रहे? ट्रायल सक्सेसफुल था जो डिस्मेनोरिया का था।
उसमें जो फाइनल पेशेंट्स थे जिन्होंने एंड टू एंड यूज किया, उनकी दर्दें कंसिडरेबली कम हुई। कितने परसेंट? 100%। अच्छा, बिल्कुल। वो जो सक्सेस रेट था उसमें से 27 पीपल रिपोर्टेड 100% रिडक्शन इन देयर पीरियड पेन। वो लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते थे कितने सारे तो, पर दवाई खाने के बाद दे वर एबल टू फंक्शन द एंटायर डे। बट एक बहुत ही और कूल चीज जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो ये थी कि अ लॉट ऑफ पीपल रिपोर्टेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ द मेडिसिन। मतलब नॉर्मली पेन किलर क्या करता है, पेन किलर कहता है कि मैंने अभी दवाई खा ली, अभी दर्द ठीक हो गई, बाद में दोबारा दर्द हो गई, क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बट अगर आप दवाई अच्छे से बनाते हो तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते हो, आप एलिमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट करते हो। अगर आप वो वाली दवाई खाते हो, अब फेज 1 ट्रायल है, फेज 2 फेज 3 में एक्चुअल में पता चलेगा, क्योंकि विल स्टार्ट टेस्टिंग फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि दिस वाज अ फीडबैक जो हमें पेशेंट्स ने दिया था कि लॉन्ग टर्म में दे फेल्ट लाइक कि दे डू नॉट हैव टू टेक एनी एक्स्ट्रा मेडिकेशन, नॉट इवन दिस वन, एंड दे वर एबल टू बेटर मैनेज देयर पेन। तो वो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाली चीज है ना, वो हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग थी, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टेस्ट अ लॉट मोर ऑन दैट। वेरी नाइस। पीरियड पेन एक बहुत बड़ी समस्या है यार, बहुत बड़ी। बहुत सारी वुमेन जो हैं पीरियड पेन से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो उनकी पीरियड पेन में जो है रिलीफ दे सकता है तो गेम चेंजर हो जाएगा यार। बिल्कुल। ऑल्दो अभी जो दवाइयाँ खाती हैं मोस्टली मेफ्टल या मेफ्टाल क्या कहते हैं उसको, ऐसा कुछ कहते हैं, इस टाइप के पेन किलर्स वो लोग लेते हैं, बट उसके फिर बॉडी में हार्म्स भी बहुत ज़्यादा, ये भी मैंने सुना है। तो मेफ्टाल जो है ना, मेफ्टाल ओपियोइड बेस्ड ड्रग है। ओपियोइड एडिक्टिव भी होते हैं और बॉडी को हर्ट भी करते हैं। तो ओपियम बॉडी में केमिकल एडिक्शन क्रिएट करती है, जो इंटरेस्टिंगली कैनबिस नहीं करता है। और हम लोगों ने ये भी चीज रियलाइज की कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज मोर कैनबिस इज द आंसर टू थिंग्स। जैसे ये वाली जो हम लोगों ने डेवलप की है फॉर्मुलेशन, इस फॉर्मुलेशन में कैनबिस की क्वांटिटी 5 mg एंड लेस। तो इसका मतलब है कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ कैनबिस डलता है, क्योंकि बॉडी को कितना चाहिए वो हम फिगर आउट कर रहे हैं। सृजन, इट्स हेम्प जो आपकी कंपनी है जिसके आप फाउंडर हो, वो ऑपरेट कैसे करती है? तो इट्सेम्प एक मार्केट प्लेस है, लाइक Amazon? बिल्कुल Amazon की तरह ही है। तो इट्सेम्प इज द Amazon फॉर कैनबिस इन इंडिया। आप प्रोडक्ट बनाते नहीं हो, नहीं। आप सेल करते हो जी। आप एक मार्केट प्लेस हो। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तब इंडिया में 10 कंपनियां थी। आई थिंक हम लोग 10वीं कंपनी थे इंडिया में जो कैनबिस के साथ कुछ भी कर रहा था। Okay. एंड हम लोग इन सबके पास गए, हमने पूछा कि आप लोग कर रहे हो, इंटरेस्टिंग है, इतनी बढ़िया स्टोरी बन सकती है, मार्केटेबल है, तो आप लोग क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो एवरीवन वाज लाइक कि हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं ये चीजें, क्योंकि अवेयरनेस नहीं क्रिएट होती है। एंड देन वी रियलाइज्ड कि हम लोग ने एक मस्ती में एक ब्लॉग स्टार्ट किया था जिसपे बहुत सारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लग पड़ा था हमारे पास, जहां पे लोग हमसे पूछ रहे थे कि अच्छा क्या ये प्रोडक्ट मेरे को ले लेना चाहिए। जो 2-4-10 प्रोडक्ट अवेलेबल थे वो हम लोगों को पूछते थे लोग कि क्या तुम्हें पता है कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। And we put that and this together and created Itsemp. Okay. Itsemp was not created to be a startup. हम लोग तो बस एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे यार किसी के लिए। हमने सोचा ठीक है 2-4 चीजें लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इधर से इन लोगों को मिल जाएगा, और हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाना है, प्लेटफॉर्म बना देते हैं। तो हमने ये सारे लोग ऑनबोर्ड किए। उस टाइम पे 9 में से 8 कंपनी ऑनबोर्ड हो गई। 9th वन सेट कि हम लोग अपने आप ही करेंगे, तो इसलिए ठीक है। ऐसे मतलब अब फास्ट फॉरवर्ड कर लो, 200 कंपनियों से ऊपर है। 200 कंपनीज आपके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। 3500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हम लोग के पास। प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपकी वेबसाइट पे भी चेक किया था। और फनी पार्ट ये है कि ये नहीं होता अगर इट्सेम्प नहीं होता तो। Right. क्योंकि वो एनेबलमेंट तभी आई क्योंकि सारी इंडस्ट्री इकट्ठी एक जगह दिखनी शुरू हुई। टीम में कितने लोग हैं? इस टाइम पे टीम में 10 लोग फुल टाइम है और 5 लोग पार्ट टाइम काम करते हैं। तो क्या क्या रोल रहते हैं, थोड़ा बताओ अंदर। तो हमारे पास टेक में है 2-3 लोग, हमारे पास ग्राफिक डिजाइन और इस सब में रहते लोग। कस्टमर सपोर्ट इज अ वेरी बिग सेगमेंट जो हम लोगों का रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेशन लगती है। तो ये सारे लोग पहले ट्रेन होते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। फिर अकाउंट्स और लीगल और फाइनेंस तो रहता ही है, पर मेजरली इतने में हम लोगों की टीम सेट हो जाती है। इसके अलावा वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ फ्रीलांस डॉक्टर्स जो हमारे साथ काम करते हैं, जो कंसल्टेशंस देते हैं 1-on-1 कस्टमर्स को जब उनको चाहिए होता है कि अच्छा दे लिसन टू द प्रॉब्लम दैट दे हैव एंड दे फिगर आउट कि कैनबिस की दवाई चाहिए है या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो कौन सी चाहिए, किस कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, एंड देन दैट मेडिसिन इज डिस्पोज्ड टू देम। और ये सारा काम धर्मशाला में बैठ के आप कर रहे हो? सब धर्मशाला में सबसे बढ़िया पार्ट तो ये है। तो ऐसे दरवाजा खोलो, सामने पहाड़ दिखते हैं, धौलाधार। और सेल्स कितनी है? सेल्स ऊपर नीचे होती रहती है, पर मोर और लेस ऑन एन एवरेज 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ। मतलब 1 CR? 1 CR प्लस जाता है साल का हम लोगों का। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। फ्यूचर क्या देखते हो आप हेम्प इंडस्ट्री का? हेम्प इंडस्ट्री का फ्यूचर तो यार बढ़िया है। अगर आप इंडिया के बाहर देखो तो हेम्प इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी बूमिंग स्पेस राइट नाउ। इन नो टाइम, मतलब 10 से 15 साल का टाइमलाइन देखो आप पीछे यूएसए और यूरोप का, तो इट वेंट फ्रॉम अ फ्यू मिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री टू
आई थिंक अबाउट एज ऑफ राइट नाउ $50 बिलियन की इंडस्ट्री का स्पेस है. Okay. दिस इंक्लूड्स इंटायर मेडिकल एंड रिक्रिएशनल बिजनेस जो लीगल वाले सेगमेंट में है. एंड फन पार्ट ये कि जितनी बड़ी लीगल इंडस्ट्री है बाहर उतनी ही बड़ी अभी भी इलीगल इंडस्ट्री भी है, विच मीन्स देयर इज सो मच स्कोप फॉर द लीगल इंडस्ट्री टू ग्रो राइट नाउ, है ना, क्योंकि वो जितना जितना ग्रो करेंगे उतना ही अडॉप्शन दूसरी तरफ से इस तरफ को आती है. क्योंकि लॉट ऑफ दीज इलीगल जो लोग हैं ना वो भी इलीगल मार्केट में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सस्ता सामान मिलता है ना. दे आर लेस कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी राइट नाउ एंड मोर कंसर्न्ड अबाउट कि उनकी पॉकेट फ्रेंडली कितना है. एंड इंडिया इज ऑल्सो वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट. तो जैसे जैसे कैनबिस की एडॉप्शन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम लोगों के पास ये ऑप्शन बनता है कि वी आर एबल टू मेक थिंग्स मोर अफोर्डेबल. तो इट्स हम लोगों ने एक्चुअली स्टार्ट ही इसी मोटो से किया था दैट वी वांट टू मेक cannabis products affordable, accessible and available to 1 billion people in the country. तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वो अफोर्डेबल होता जाएगा ना वैसे वैसे ज्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे. इंटरनल मोटो हम लोगों का है कि हम लोग 700 से 800 मिलियन लोगों को अगले 5 साल के अंदर अंदर एक प्रोडक्ट ट्राई कराते हैं, चाहे पेपर, प्लास्टिक, कुछ भी हो जाए, दवाई कुछ भी मिल जाए. इंटरेस्टिंग. और आई होप आपको भी कुछ नया जानने को मिला होगा कि नशे के अलावा भी बहुत कुछ है. आपको बस नशा दिखता है. आपको सिर्फ नशा दिखता है, इनको टोपी दिखती है, इनको कुर्ता दिख रहा है, बैग दिखता है, बहुत कुछ दिखता है. और रियली यार मेरे को सच में था पता इतना सब कुछ और बड़ा कुछ आपसे जानने को मिला. थैंक यू सो मच उसके लिए. आपको कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड या फिर सृजन शर्मा के साथ जुड़ना हो तो इनका इंस्टाग्राम है सृजनकार @सृजनकार कार KAAR. उस पे इनको DM करो. देखो एज लॉन्ग एज रात को 4 बजे उठ के कोई ये नहीं बोल रहा कि भैया बैंगलोर में मिल जाएगा क्या माल क्योंकि दैट इज वेयर वी स्टार्टेड. क्योंकि लोग करते हैं ये हमारे साथ. क्या बोलते हैं? होता है यार ऐसे. मतलब आपको पता है मैंने 2 नंबर बंद किए अपने पर्सनल. एक तो नंबर मिल जाते लोगों को पता नहीं कहाँ से. फोन आया रात को 4 बजे. अच्छा भैया बैंगलोर में गांजा डिलीवर करते हो आप? क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला भाई कौन, क्यों? तो प्रोडक्ट नहीं दिख रहे जो हम लोग यहाँ पे. तो यार एक तो सब ऐसे चढ़ा के बैठे होते उस टाइम तक. ऑप्शन ही नहीं होती है. फिर आपने क्या रिवर्ट किया? मैंने बोला नहीं प्लीज सोने दो मुझको. ये अच्छा था गुरु. सृजन थैंक यू सो मच. थैंक यू. लवली मीटिंग यू. सेम हियर ब्रो. The Himachali Podcast.